हेलो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फंडामेंटल राइट का पार्ट 1 पढ़ा था। आज ये पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 3 राइट्स पढ़े थे अप टू आर्टिकल 24 और इस लेक्चर में हम रिमेनिंग 3 फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 31 तक, जिसमें 3 राइट्स जो रिमेनिंग इसके फंडामेंटल राइट्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फोर्थ फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये राइट हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 टू 28 में तक में अवेलेबल है, मेंशन है कि इसी इन 25 टू 28 आर्टिकल में प्रोविजंस हैं कि कैसे कैसे फॉलो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि एज पर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मीन्स लोगों को स्वतंत्रता है उनके अंतःकरण के लिए, मीन्स जो उनकी खुद की इच्छा है, खुद की सोच है, खुद का विश्वास है, वो उस चाहे जो उस मतलब फ्री प्रोफेशन, उस प्रोफेशन को फ्रीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। मीन्स उसको जो धर्म मानना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कुछ भी, या कुछ और धर्म मानना हो कि इससे अच्छा मानवता, तो वो उसको उसके लिए फ्रीडम है, उसका प्रोफेशन करने के लिए फ्रीडम है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए फ्रीडम है। इसके साथ साथ जो धर्म वो मान रहा है उसके प्रोपोगेशन का फ्रीडम है। ठीक है। तो अब इस आर्टिकल को 2 पार्ट में समझाया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला पार्ट है, पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो इसका मतलब है कि मतलब जो लोग हैं, ऑल पर्सन, उनको इक्वली फ्रीडम है अपने रिलीजन के बारे में फ्रीली मतलब डिक्लेयर करना कि हम ये फ्रीडम को फॉलो कर रहे हैं, या हम इस फ्रीडम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इस फ्रीडम को हम फैला रहे हैं। इसके लिए कोई रोक नहीं है। ये रोक तब तक नहीं है जब तक वो लॉ अबाइडिंग ना हो, मीन्स वो किसी और धर्म को की अपेक्षा कर रहा हो। ये इसका डिमेरिट, अगर ऐसे कोई करता है तो वो एक लॉ अबाइडिंग है, लॉ को नहीं मान रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में आर्टिकल 25 में क्या बोलता है, वो आर्टिकल 25 के सेकंड पार्ट में बोलता है, रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो मतलब इसका मतलब है कि जो अपने रिलीजन से रिलेटेड है, मतलब प्रैक्टिसेस हैं, उनको रेगुलेशन उनका और रिस्ट्रिक्शन एज पर इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर जो सेकुलर एक्टिविटीज हो। एक टर्म याद रखिएगा, सेकुलर एक्टिविटीज हो, मतलब उसमें किसी को नुकसान नहीं हो चाहिए, लॉ अबाइडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकुलर एक्टिविटीज हो तो वो आदमी कर सकता है, रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोपोगेट कर सकता है इनको फॉलो करते हुए, कि इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज को इनको रेगुलेट और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए। नेक्स्ट इसमें इस पार्ट 2 में बोला गया है, पार्ट 2 में बोला गया है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग open of Hindu religious institution of a public character to all class and section of Hindus। ठीक है। all class and sections of Hindus means social welfare के लिए या रिफॉर्म के लिए लोग जो जैसे हिंदू धर्म में सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, उसमें सिख, जैन, बौद्ध, इनको भी हिंदू रिलीजन में ही काउंट किया जाता है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब कोई भी धर्म है तो वो अपने सोशल वेलफेयर या उसके रिफॉर्म के लिए इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, जिसमें ऑल क्लासेस और ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदू उसको अपना उनके लिए वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है।
अब इस आर्टिकल को फॉलो करने के कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पहला लिमिटेशन है पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ। तो एज पर पब्लिक ऑर्डर मीन्स क्या है कि पब्लिक पीस, सेफ्टी एंड ट्रंक्विलिटी, मतलब इसको फॉलो करने के लिए पीस, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, सेफ्टी ध्यान रखना चाहिए और फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी में आता है कि हेल्थ कंसिडरेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको इसके लिए, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ के लिए। नेक्स्ट लिमिटेशन है जो अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, जो आर्टिकल 25 को फॉलो करने के साथ साथ उनको जो पार्ट 3 मदर प्रोविजंस है उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको फॉलो करते करते रिमेनिंग हटाए जा सकें, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन है मैटर रिलेटेड विथ सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर फॉलो करने हैं। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जो आर्टिकल 25 में हमको पता होनी चाहिए कि हमें राइट टू प्रोपेगेट है, ठीक है, लेकिन इसका लोग गलत यूज़ ना करें कि राइट टू प्रोपेगेट का मतलब कतई नहीं है कि राइट टू कन्वर्ट भी हो। राइट टू कन्वर्ट एक जुर्म है, मतलब एक क्राइम है, ठीक है, तो उसके लिए लॉ है, ठीक है, तो वो ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि एज पर आर्टिकल 25 इसको फॉलो करने के लिए एज पर आर्टिकल 25 अप्रैल 2013 में एपेक्स कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जो ऑर्डर वेदांता ग्रुप के खिलाफ था। उन्होंने जो वहाँ के नियामगिरी हिल है उड़ीसा में, उसमें बॉक्साइड माइंस पे प्रोजेक्ट लाना चाहते, लेकिन वहाँ के लोगों की मानता है कि जो नियामगिरी हिल है उनकी वो पूजा करते हैं, तो वो उसमें माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहते। तो एपेक्स कोर्ट ने उस ऑर्डर दिया था कि उसको नहीं हटाया जाएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 26। तो एज पर आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव राइट। मीन्स सबको पब्लिक ऑर्डर जो बताया था, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, उसका फिर मोर्टेलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव राइट। क्या क्या राइट्स हैं, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मतलब रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और चैरिटी, ठीक है, चैरिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो अपने रिलीजन के लिए खरीद सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जो मूव करने वाली है मूव ना करने वाली। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं अपने, उसको जिसमें लोगों को रखें या उनको मदद करें वहाँ पे, तो वो इमूवेबल हो गई। जैसे मान लो बस चला रहे हैं चैरिटी के लिए, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो ओन मतलब उसको खरीद सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जो जितना ऊपर ये 3 पॉइंट्स बताएं, ये सारे अकॉर्डिंग टू लॉ उनको फॉलो करना है। दिस प्रॉपर्टी शुड फॉलो ऑल अकॉर्डिंग विथ लॉ, ठीक। तो आर्टिकल 26 में उन्होंने बताया कि जो रिलीजियस अफेयर का फ्रीडम है, मतलब जो उनको फ्रीडम है रिलीजियस अफेयर का, तो उसको मैनेज कैसे करना है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर विथ सम विथ अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27। अब आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब जैसे पहले अंग्रेजों के ज़माने या मुगलों के ज़माने में जजिया टैक्स लगता था, जजिया टैक्स उस टाइप का ही है कि लोग अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए या कहीं मंदिर जाने के लिए उनको मंदिर मस्जिद उनको टैक्स देना पड़ता था। तो उससे स्वतंत्रता है, मतलब किसी को अपने रिलीजियस कोई पर्टिकुलर उसको प्रमोशन के लिए या कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें और क्या क्या बोलता है ये, एज पर दिस आर्टिकल, स्टेट कैन नॉट लेवी और कलेक्ट एनी टैक्स
any tax to proceed the proceeds of which are to be used exclusively for the promotion of particular religion. मतलब कि स्टेट किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा सकता, स्टेट किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकता है जो लोग किसी पर्टिकुलर रिलीजन या को के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हो, किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उस पर जो स्टेट है किसी भी तरह का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती या लगा नहीं सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जिजिया टैक्स इन मुगल एरा. नेक्स्ट क्या बोलता है, गवर्नमेंट कैन ओनली लेवी फीस फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस श्रिन. रिलीजियस श्रिन के लिए ही वो मेंटेनेंस टैक्स, गवर्नमेंट सिर्फ मेंटेनेंस टैक्स लेता है उसके रिलीजियस श्रिन के लिए वो टैक्स लेता है. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28. आर्टिकल 28 बोलता है, इस आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. मतलब स्वतंत्रता है कि वो रिलीजियस वर्शिप कर सके इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. मतलब जो स्कूलों में लोग प्रेयर करते हैं या लोग अजान करते, मतलब इस टाइप में, जैसे स्कूलों में प्रेयर होती है उसमें हर तरह की पोएम बोली जाती है, कविताएं कही जाती है, लोग गीत गाते हैं. ऐसे ऐसे जो और जगह हैं जहाँ पे कहीं कहीं पे सिर्फ, जैसे क्रिश्चियनिटी के स्कूल है तो वहाँ सिर्फ जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड बात होती है. जो हमारे सनातन धर्म के हैं उसमें सिर्फ अपने सनातन धर्म से रिलेटेड पूजाएं की जाती हैं. ऐसे जो मुस्लिम धर्म के मदरसा होते हैं वहाँ पे अजान होती हैं और सभी, तो ऐसे उनको अटेंड करने का फ्रीडम है पूरी तरह से, ठीक है. तो इसको भी दो पार्ट में डिस्क्राइब किया है. सबसे पहला आर्टिकल 28 पार्ट 1. तो आर्टिकल 28 पार्ट 1 बोलता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड. मतलब जो पूरी तरह से स्टेट फंड से चलते हैं स्कूल, जो स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, वो पूरी तरह स्टेट फंड पे चलते हैं, उसमें किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, वो सबके लिए होगा. नेक्स्ट क्या बोलता है कि नेक्स्ट जो 28 पार्ट 2 बोलता है नथिंग इन क्लॉज 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which require that religious instruction shall be imparted in such institution. ठीक है, तो वो किसी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ए स्टेट या किसी कमेटी द्वारा किया गया उसके लिए भी ये फॉलो होता है. नेक्स्ट इसमें पार्ट 3 में बोला गया है, आर्टिकल 28 के पार्ट 3 में बोला गया नो पर्सन अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग aid out of state. No person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given his consent thereto. ठीक है, तो बात क्या करता है, ये बात बोलता है कोई पर्सन, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल, कोई पर्सन जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर रहा है जो स्टेट या स्टेट फंडेड हो या स्टेट या आउट ऑफ स्टेट फंडेड हो, ठीक है, जो फंडिंग रिसीव कर रहा है, वो
किसी भी रिलीजन दे कैन बी टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन which may be a part in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in जो उन इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट कर रहा हो या उसके प्रीमिसेस में अटैच हो, ठीक है। इस तरह का पर्सन, इफ सच पर्सन इज अ माइनर, हिज गार्जियन हैज गिवन हिज कंसेंट, मतलब फ्रीडम है उसको, लेकिन अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स उसको कंसेंट दे सकते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, उसे कंसेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। इसकी फ्रीडम है उसे कि वहाँ पे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रिलीजियस वर्शिप हो रही है, उसमें वो फॉलो करे या ना करे। उस आदमी या उस मैन या वुमेन के ऊपर है कि उसकी मर्जी पे है। अगर कोई माइनर है तो उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन उसको कंसेंट दे सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपना खत्म होता है। फोर्थ फंडामेंटल राइट। अब नेक्स्ट अपना फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। ये अपना फिफ्थ फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज। दूसरा क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिफाइड माइनॉरिटीज इधर primarily लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, ठीक। पहले तो इसमें हम बात करते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। दूसरा इसमें पढ़ते हैं हम कि आइडेंटिफाई करना कि माइनॉरिटीज कौन कौन है, ठीक है, लिंग्विस्टिक के पैटर्न पे या रिलीजन के पैटर्न पे माइनॉरिटीज कौन कौन है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 29। तो एज पर आर्टिकल 29 ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट हैं, मतलब उनको क्या उनके कुछ फॉलोज हैं कि मतलब ये करते हैं ये करते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को उनका प्रोटेक्शन रखना है। ऐसा नहीं कि एक कंट्री है जो अपना कंट्री है उसमें कि ये रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, इन्हीं को ही सबको फॉलो करना है। उसमें हम सबको देखते हैं किस माइनॉरिटीज़ का है। तो उसको हम जैसे मान लो जो कोई रिलीजन है वो किसी उसमें उसके कुछ फॉलोज हैं कि उनको ये काम करने हैं। जैसे हम सिख धर्म, उनको उनमें है कि उनको कटार रखनी है और कड़ा पहनना, तो उसको हम फॉलो करेंगे कि हाँ, उसके लिए ऐसा नहीं कि उनको ये ना पहनने दिए। यही अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो मतलब कि किसी के इंटरेस्ट, किसी भी इंटरेस्ट का हम प्रोटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 29 बोलते हैं एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है, रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट किसी टेरिटरी का या किसी और पार्ट, अपने किसी उस पार्ट का, देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन shall have the right to conserve the same। मतलब एज पर आर्टिकल 29 किसी भी सेक्शन का यानी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो किसी टेरिटरी में रहता है या किसी पार्ट में, तो उसको अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, कल्चर को कंजर्व करने का राइट रहता है। उसको मतलब उसको बचा कर रखने का राइट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसी में बोलता है कि पार्ट उसमें आर्टिकल 29 पार्ट 2, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। मीन्स मतलब कोई भी पर्सन, मतलब कोई स्कूल चला रहा है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट फंडेड या गवर्नमेंट फंडेड नहीं भी है, ठीक है, मतलब जो फंड स्टेट से फंड रिसीव करता है, ठीक है, उसको कोई राइट नहीं है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है, इनके बेस पे किसी स्टूडेंट को, किसी सिटीजन को अपने एडमिशन करने से मना करे। तो मतलब उसको पूरे राइट है कि वो एडमिशन लेना पड़ेगा, उसको हर सिटीजन का अधिकार हो, ठीक है। तो आर्टिकल 29 ये हो गया। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 बोलता है
आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश करना उसको, एंड मेंटेन, स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो माइनॉरिटीज उनको जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसको स्टैब्लिश करने और मेंटेन करने का पूरा अधिकार है। तो उसमें बोला क्या गया है, पहला पार्ट में बोला गया सिटीजन शैल हैव राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, ये तो बात हो ही गई। दूसरा क्या बोला गया, दूसरा क्या बोला गया है, तो बोला स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू educational institution discriminate against any educational institution on the ground of that it is under the management of a minority whether based on the religion or language। मतलब स्टेट को, जो स्टेट है, जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि वो कोई माइनॉरिटी चला रहा है क्या, मतलब रिलीजन बेस्ड पे कि इस रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है या इस लैंग्वेज का है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंड देने से मना नहीं कर सकता, एड देने से मना नहीं कर सकता। ये अधिकार, ये हक है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है ये अपना लास्ट, ये अपना दो अपने हो गए आज के। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज हैं उनको, उनके लिए क्या क्या राइट्स हैं, मतलब राइट्स क्या क्या मिले हैं सिटीजन को, तो इसको आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला है कि प्रोवाइड्स फॉर, पहला है प्रोवाइड्स फॉर लीगल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स अगेंस्ट देयर वॉलेशन और देयर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल, अगेंस्ट राइट्स अगेंस्ट देयर वॉलेशन और अदर इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स। ठीक है, सिटीजन को राइट्स है कि लीगल रेमेडीज, जो उसको लीगल रेमेडीज हैं कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सकता है अगेंस्ट वायलेशन, किसी वायलेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले सकता है या किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट या इंडिविजुअल के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसको बोला गया है इट इंटाइटल द सिटीजन ऑफ इंडिया टू मूव द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट। सिटीजन को पूरा राइट है कि वो इन जो राइट्स हैं इनके इन्फोर्समेंट के लिए, कि ये राइट इन्फोर्स करवा सके, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता, मूव कर सकता है और पिटिशन फाइल कर सकता है कि हाँ ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही, इस राइट वायलेशन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू ऑर्डर और रेट। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर करने या रेट के लिए, टू इशू ऑर्डर और रेट एम्पावर करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। जो और तो रेट्स क्या क्या हैं, हैबस कॉर्पस, सेरिटरी, मैंडमस, कोवरेंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, तो इनके बारे में पांचों के बारे में जो प्रीरोगेटिव राइट रिट हैं इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिट पेटिशंस। ठीक है, रिट पेटिशंस होती क्या क्या है। रिट पेटिशंस इज एसेंशियली अ कोर्ट पेटिशन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिव्यूज आस्किंग ए कोर्ट टू इंटरवीन इन ए लोअर कोर्ट डिसीजन। ठीक है, रिट पेटिशन है कोर्ट पेटिशन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिव्यूज आस्किंग ए कोर्ट टू इंटरवीन इन ए लोअर कोर्ट डिसीजन। ठीक है, मतलब कोई डिसीजन, कोई एक तरह का पिटीशन फाइल करते हैं लोग। ठीक है, कि अगर किसी रिजल्ट के पे कोई डिसीजन दिया, उस पर बहुत सारे रिव्यूज हैं, किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उस पर बहुत तरह के रिव्यूज हैं, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब एक लायबल, मतलब एक गुड रिव्यूज हैं, मतलब कि हाँ ये चीज़ फॉलो नहीं किया है, तो उसके लिए कोर्ट इंटरवेन कर सकता है। जो कोर्ट है, हायर कोर्ट है, वो इंटरवेन करके उससे डिसीजन को चेंज कराने के लिए पिटीशन फाइल करवा सकता है। ठीक, तो अब क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैबस कॉर्पस। ठीक है, हैबस कॉर्पस इज सूट टू ए डिटेनिंग अथॉरिटी ऑर्डरिंग द डिटेनर टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन
in the issuing court along with the cause of his or her detention. If the detention is found to be legal, the court issue an order to set the person free. ठीक है, तो जो हैबस कार्पस रिट है, ठीक है, ये जो डिटेनिंग अथॉरिटी है, ठीक है, उसको ऑर्डर करती है कि जो जो डिटेनिंग अथॉरिटी जो मतलब उसको फॉलो करवा रही होती है, डिटेनिंग अथॉरिटी उसको ऑर्डर देती है कि उस जो डिटेनर होती है, जो पर्सन होता है, ठीक है, उसको उस इशूइंग कोर्ट में लाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, मतलब उसको वहाँ पे लाया जाए, प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। फिर उसके केस के साथ कि वो किस वजह से डिटेन किया है, ठीक है। और फिर अगर हायर कोर्ट ये उसको लगता है कि जो उसको डिटेन किया गया है वो इलीगल है, मतलब गलत तरीके से किया गया है, ठीक है, तो कोर्ट उसको फ्री कर देती है, उस पर्सन को फ्री कर देती है, सेट पर्सन फ्री, ठीक है, एज पर हैबस कॉर्पस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिट है, ये रिट लोग दाखिल करते हैं कोर्ट्स में। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम टेकिंग अप अ केस। प्रोहिबिशन क्या है, इट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट prohibiting it from taking up a case because it falls outside of the jurisdiction of the lower court. Thus, the higher court transfer the case to itself. प्रोविजन क्या है, प्रोविजन एक तरह का रिट है जिसमें जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को रोकती है। जैसे कुछ कुछ डिसीजन, हाँ मतलब सारे डिसीजन हर कोर्ट को लेने का अधिकार नहीं, ठीक, कुछ डिसीजन कुछ पर्टिकुलर कोर्ट्स के भी है कि मतलब ये जिला अदालत ले सकती है, ये नहीं ले सकती, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है या सिर्फ हाई कोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो उस केस में तो कोई अगर रिट फॉलो फाइल करता है तो कोर्ट देखती है कि ये जो जुरिडिक्शन है उस लोअर कोर्ट के क्या बोलते हैं जुरिडिक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब उसको जजमेंट जो उसके जुरिडिक्शन में आता है कि नहीं आता, अगर उससे नहीं आता है तो जो हाई कोर्ट है अपने आप वो केस वहां से उस जिला अदालत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या लोअर कोर्ट से उठा के अपने आप ले लेगा या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उठा के ले लेगा, ठीक है। तो ये है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी, ठीक है। इट इज इशूड टू ए लोअर कोर्ट डायरेक्टिंग that record of a case be sent up for a reviewer together with all supporting file, evidence and document, usually with the intervene of overruling the judgment of the lower court, ठीक है। तो सर्टियोरी जो है ये इशू किया था लोअर कोर्ट को कि आप डायरेक्ट करिए कि जो केस है जो रिव्यू के लिए आया केस उसके साथ सारी फाइल, जो सपोर्टिंग फाइल, एविडेंस और डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके साथ आप हमें भेजिए। ये मतलब हायर कोर्ट बोलता है, ठीक है, जिससे और ये एक तरह से समझ लिया ओवर रूलिंग है, मतलब जो जजमेंट जो लोअर कोर्ट के जजमेंट का ये ओवर रूलिंग, मतलब किसी ने पिटिशन फाइल की, रिव्यूअर फाइल किया, ठीक है, कि ये जजमेंट हमको ठीक नहीं है तो वो सारे फाइल मंगाया गया वहाँ से आप हमको ये दीजिए, ठीक है। तो लोअर कोर्ट के डिसीजन पे ये ओवर रूलिंग करता है सेरिटोरी रिट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मैंडेमस। तो मैंडेमस इज इशूड टू ए सबऑर्डिनेट कोर्ट और एन ऑफिसर ऑफ ए गवर्नमेंट और ए कॉर्पोरेशन और अदर इंस्टीट्यूशन कमांडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट और ड्यूटीज। मैंडेमस जो होता है, मैंडेमस रिट होती है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में दी जाती है को दी जाती है, इज इशूड टू ए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये होती है कि अगर कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर या कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन का कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी या अपना एक्ट ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो उसके लिए रिट फाइल की जाती है, मैंडेमस रिट उसके लिए होती है। अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा होता इन एक अच्छे पोजीशन पे तो उसके लिए रिट दायर की जाती है कि ये फलाना ये डिपार्टमेंट के सरकारी हैं, इनके लिए रिट फॉलो होगी, ये काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ केस किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु क्लेम्स और observe a public office. Through this writ, the court inquire by what authority the person support his or her claim.
ठीक है। तो को वारंटी में बोलता है कि उस पर्सन के खिलाफ किया था जो क्लेम कर रहा होता है ये पब्लिक ऑफिस के लिए, क्लेम और अपसर्व्स ए पब्लिक ऑफिस इशूड, ठीक है। इससे मतलब कोर्ट पूछता है कि आप किस अथॉरिटी से क्लेम मांग रहे हैं। ये एक तरह से क्लेम, जो लोग क्लेम मांगते हैं उनके लिए है कि आप क्लेम मांग रहे हो, तो कोर्ट में रिट दायर कर देते हैं कि आप क्लेम किस पर्पज से मांग रहे हैं, मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस, आप क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये को वारंटो रिट के तहत आता है, ठीक है। अब ये अपने हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हो गए 6 के 6 इन 2 पार्ट में। इसके अलावा अब हमको एक चीज़ जानना जरूरी होता है कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कब कब होता है। तो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जब होती है, जब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट अपने लगाते हैं, तब उस समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर देता है। और नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल याद रखिएगा 352 है, आर्टिकल 352। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द थ्रेट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्मेंड रिबेलिशन। अगर किसी स्टेट मतलब कोई एक ऐसा कंडीशन हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन, जैसे वॉर की कंडीशन हो गई, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, बाहर से कोई एग्रीगेशन इन कंट्री में हो रहा है, या आर्म्ड रेवोल्यूशन हो गया, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स सारे खत्म कर दिए जाएंगे। ये अभी कंडीशन में आई नहीं, ठीक है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अंडर आर्टिकल 358 इफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रीगेशन 6 राइट ऑन द आर्टिकल 19 स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, जो बताया ही, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ राइट कभी सस्पेंड नहीं होता, जैसे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये कभी भी सस्पेंड कैन नेवर सस्पेंडेड, कभी सस्पेंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी हैव नो इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। तो ये तो नेशनल इमरजेंसी की बात होगी और बाकी इमरजेंसी की बात होगी, लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए कि अगर आपको पसंद आया या नहीं आया और आपको क्या चाहिए इसमें। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलें टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।